कभी सोचा है कि हम किसी को कैसे जानते हैं? क्या उनके हंसने के तरीके से, या उनके बात करने के अंदाज से, या फिर जिस तरह से वो मुश्किल समय में बर्ताव करते हैं? ये सारी चीजें मिलकर ही तो किसी की शख्सियत बनाती हैं। पर सवाल ये है कि क्या हम इस पेचीदा चीज को, जिसे पर्सनालिटी कहते हैं, वैज्ञानिक तरीके से समझ सकते हैं? मनोवैज्ञानिक रेमंड कैटेल ने इसी एक सवाल का जवाब ढूंढने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी और हमें दिया व्यक्तित्व का एक वैज्ञानिक नक्शा। ये सवाल सुनने में कितना आसान लगता है ना, लेकिन इसका जवाब उतना ही गहरा है। देखिए, कैटल के समय से पहले पर्सनालिटी को समझना ज्यादातर अंदाजों और निजी तजुर्बों की बात होती थी। लेकिन रेमंड कैटल एक वैज्ञानिक थे, उन्हें यह मंजूर नहीं था। वो इस पहेली को ठोस सबूतों और आंकड़ों के साथ सुलझाना चाहते थे। तो चलिए कैटल की इसी दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। सबसे पहले हम उनके व्यक्तित्व के खाके को समझेंगे, फिर ज़ाहिरी और बुनियादी लक्षणों के बीच का जो दिलचस्प फर्क है उस पर बात करेंगे। हम ये भी जानेंगे कि आखिर उन्होंने इन लक्षणों को खोजा कैसे, उनके मशहूर 16 व्यक्तित्व कारकों पर नजर डालेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये लक्षण हमारे अंदर आते कहाँ से हैं। और हाँ, आखिर में हम देखेंगे कि कैटल का काम आज भी मनोविज्ञान के लिए इतना जरूरी क्यों है। रेमंड कैटल का मिशन एक तरह से क्रांतिकारी था। वो पर्सनैलिटी साइकोलॉजी को सिर्फ विचारों और बातों से निकालकर एक ठोस विज्ञान बनाना चाहते थे। वो व्यक्तित्व को केमिस्ट्री के पीरियोडिक टेबल की तरह देखते थे, जहां हर चीज को उसके मूल तत्वों में तोड़ा जा सकता है, समझा जा सकता है। अब ये परिभाषा उनके पूरे काम की नींव है। इसका मतलब क्या हुआ? सीधे शब्दों में कैटल के लिए व्यक्तित्व कोई रहस्य नहीं था, बल्कि एक पैटर्न था। उनका मानना था कि अगर हम किसी के व्यक्तित्व को सही से माप सकें तो हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किसी खास सिचुएशन में कैसा बर्ताव करेगा। सोचिए, चाहे वो नौकरी का इंटरव्यू हो या कोई मुश्किल घड़ी, ये नजरिया बहुत ही प्रैक्टिकल था। अच्छा, अब आते हैं कैटल के मॉडल के सबसे जरूरी और दिलचस्प हिस्से पर। उन्होंने पर्सनैलिटी को 2 लेवल पर देखा, ठीक एक आइसबर्ग की तरह। जानते हैं ना, आइसबर्ग का बस छोटा सा हिस्सा पानी के ऊपर दिखता है, जबकि उसका असली विशाल हिस्सा पानी के नीचे छिपा होता है। बस कुछ ऐसा ही व्यक्तित्व के साथ भी है। तो एक तरफ हैं जाहिरी लक्षण, यानी वो चीजें जो हम आसानी से देख सकते हैं, जैसे कोई कितना मिलनसार है या कोई कितना चिंता करता है। यह सब हमारे व्यवहार के पैटर्न हैं। लेकिन कैटल का कहना था कि असली कहानी इनके नीचे छुपी है, और वो हैं बुनियादी लक्षण। ये वो गहरी और स्थायी जड़ें हैं जिनसे हमारे सारे जाहिरी व्यवहार पैदा होते हैं। असली खेल यही है। यही हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स। ये बुनियादी लक्षण ही कैटल के सिद्धांत का असली इंजन है। यही वो मूल तत्व थे जिनकी खोज में कैटल लगे हुए थे। उनका मानना था कि अगर हम इन बुनियादी लक्षणों को समझ पाएं तो हम किसी भी इंसान के व्यवहार को बहुत बेहतर ढंग से समझ सकते हैं, और यहां तक कि उसकी भविष्यवाणी भी कर सकते हैं। तो यहां एक बड़ा सवाल उठता है, आखिर इन छिपे हुए बुनियादी लक्षणों का पता लगाया कैसे जाए? इसका जवाब कैटल के एक बहुत ही शक्तिशाली टूल में है, जिसे उन्होंने बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया, और वो है फैक्टर एनालिसिस, यानी कारक विश्लेषण। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए आपके पास हजारों लोगों के व्यवहार का डेटा है। फैक्टर एनालिसिस उस डेटा में पैटर्न ढूंढता है। अगर वो देखता है कि जिन लोगों में घबराहट ज्यादा है, उनमें तनाव और चिड़चिड़ापन भी ज्यादा होता है, तो ये टूल इन सबको एक ग्रुप में डाल देगा और उस ग्रुप को एक बुनियादी लक्षण का नाम देगा, जैसे कि भावनात्मक अस्थिरता। मतलब ये तरीका डेटा को खुद अपनी कहानी बताने का मौका देता है, जिसमें रिसर्चर की अपनी पसंद नापसंद शामिल नहीं होती। अपने नतीजों को और भी मजबूत बनाने के लिए कैटल ने सिर्फ एक जगह से डेटा नहीं लिया। उन्होंने 3 अलग-अलग स्रोतों का इस्तेमाल किया। पहला, एल डेटा, यानी लाइफ रिकॉर्ड्स, जैसे किसी के स्कूल के ग्रेड या नौकरी का इतिहास। दूसरा, क्यू डेटा, यानी प्रश्नावली, जिसमें लोग खुद अपने बारे में सवालों के जवाब देते हैं। और तीसरा, टी डेटा, यानी ऑब्जेक्टिव टेस्ट, जहां लोगों को पता भी नहीं होता कि उनके किस गुण को मापा जा रहा है। इन तीनों को मिलाकर उनके नतीजे बहुत ज्यादा भरोसेमंद बन गए। तो इस सारी मेहनत का, इतने सारे डेटा के विश्लेषण का नतीजा क्या निकला? नतीजा वो था जिसके लिए कैटल आज सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। उन्होंने व्यक्तित्व के मूल तत्वों की पहचान की और उसकी तुलना केमिस्ट्री की पीरियोडिक टेबल से की। कुछ ऐसे मौलिक तत्व जो मिलकर अनगिनत चीजों को बनाते हैं। और वो जादुई आंकड़ा था 16। जी हां, 16। अपने सालों के रिसर्च के बाद कैटल इस नतीजे पर पहुंचे कि इंसानी शख्सियत की पूरी बनावट में 16 मौलिक बुनियादी लक्षण होते हैं, ना कम
न ज्यादा। उनके मुताबिक यही वो 16 कारक हैं जो किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का पूरा नक्शा तैयार कर सकते हैं। तो ये 16 कारक आखिर हैं क्या? चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे गर्मजोशी, ये मापता है कि कोई कितना मिलनसार है या कितना अकेला रहना पसंद करता है। या फिर भावनात्मक स्थिरता, जिससे पता चलता है कि कोई कितना शांत रहता है या कितना तनाव में। और यहाँ सबसे ज़रूरी बात ये समझनी है कि ये कोई ऑन ऑफ स्विच नहीं है, ये एक स्केल है, एक पैमाना। कोई भी पूरी तरह से एक तरफ नहीं होता, बल्कि इस पैमाने पर कहीं बीच में होता है। लेकिन कैटल का काम सिर्फ इन 16 लक्षणों की पहचान पर ही नहीं रुका, वो और आगे गए। उन्होंने ये भी पता लगाने की कोशिश की कि ये लक्षण आखिर आते कहाँ से हैं, यानी हमारे जीन से या हमारे माहौल से, और ये हमारी जिंदगी में काम क्या करते हैं। तो देखिए, उन्होंने लक्षणों की उत्पत्ति को 2 हिस्सों में बांटा। कुछ हैं संवैधानिक, जो हमें बायोलॉजिकली मिलते हैं, और दूसरे हैं पर्यावरणीय, जो हम अपने माहौल से, अपने समाज से सीखते हैं। और फिर इनके काम को भी 3 हिस्सों में बांटा गया। क्षमता लक्षण बताते हैं कि हम कोई काम कितनी अच्छी तरह कर सकते हैं। स्वभाव लक्षण हमारे इमोशनल स्टाइल को दिखाते हैं। और गतिशील लक्षण हमारे मोटिवेशन यानी प्रेरणा के बारे में बताते हैं। इनमें से जो गतिशील लक्षण हैं वो खासतौर पर बहुत दिलचस्प हैं। ये हमारे व्यवहार के पीछे का क्यों बताते हैं। इन्हें भी 2 हिस्सों में तोड़ा गया। अर्ग्स हमारी वो बुनियादी ज़रूरतें हैं जो जन्म से होती हैं, जैसे भूख या डर। और सेंटिमेंट्स वो नज़रिए हैं जो हम जिंदगी में सीखते हैं, जैसे अपने काम के प्रति ईमानदारी या अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारी का भाव। तो अब हम आते हैं इस कहानी के आखिरी पड़ाव पर। कैटल की विरासत क्या है? उनका काम आज भी इतना मायने क्यों रखता है? देखिए, उनका प्रभाव बहुत बड़ा था। भले ही बाद में उनके मॉडल की कुछ आलोचनाएं भी हुईं, उन्होंने पर्सनैलिटी के अध्ययन को एक नई और वैज्ञानिक दिशा दी। कैटल का सबसे बड़ा योगदान यह था कि उन्होंने व्यक्तित्व का एक व्यवस्थित, डेटा पर आधारित नक्शा बनाया। आज पर्सनैलिटी का जो सबसे मशहूर मॉडल है, जिसे बिग 5 कहते हैं, उसकी नींव भी कैटल के काम नहीं रखी थी। हाँ, ये भी सच है कि बाद के कई शोधकर्ताओं को हर बार ठीक 16 कारक नहीं मिले, लेकिन विज्ञान ऐसे ही तो आगे बढ़ता है ना, जहां पुराने मॉडल्स को परखा जाता है और सुधारा जाता है। तो इस सब का निचोड़ क्या है? देखिए, असली बात ये नहीं है कि 16 कारक थे या 15 या 20। असली बात यह है कि कैटल ने मनोविज्ञान को एक जबरदस्त तरीका और एक ढांचा दिया। उन्होंने ये साबित किया कि व्यक्तित्व जैसी जटिल चीज को भी विज्ञान की कसौटी पर परखा जा सकता है, उसे मापा जा सकता है। उनका तरीका उनके नतीजों जितना ही क्रांतिकारी था। और आखिर में ये सारी चर्चा हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। हमारी शख्सियत को क्या चीज़ ज़्यादा आकार देती है, हमारे जीन्स या हमारा माहौल, हमारी परवरिश? और क्या हम अपने इन बुनियादी लक्षणों को सच में बदल सकते हैं, या फिर ये जिंदगी भर हमारा हिस्सा बने रहते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी मनोविज्ञान की दुनिया में ढूंढा जा रहा है।